निकायों का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है और इसके लिए अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। निकायों के कार्यकाल का आज अंतिम दिन है। 2 दिसंबर से सभी निकायों में प्रशासक तैनात हो जाएंगे। राज्य के सभी नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो रहा है और 2 दिसंबर से प्रशासक कार्यभार संभालेंगे। इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। तो 2 दिसंबर से प्रशासक कार्यभार जो है वो संभालेंगे। बताया जा रहा है उत्तराखंड के निकायों की अधिसूचना जो है वो जारी कर दी गई है और क्योंकि निकायों का कार्यकाल जो है वो खत्म होने जा रहा है और इसके लिए जो अधिसूचना है वो जारी कर दी गई है। निकायों के कार्यकाल का बताया जा रहा है कि अंतिम दिन है और 2 दिसंबर को बताया जा रहा है कि जो सभी निकायों में प्रशासक जो हैं वो तैनात हो जाएंगे और राज्य के सभी नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। 2 दिसंबर से प्रशासक कार्यभार संभालेंगे और इसके लिए अधिसूचना भी फिलहाल जारी कर दी गई है। तो बड़ी खबर ये आपको बता रहे हैं कि उत्तराखंड में निकायों का कार्यकाल जो है वो खत्म होने जा रहा है और आज बताया जा रहा है कि आज अंतिम दिन है, आज आखिरी दिन है और इसके साथ ये भी बताया गया है कि 2 दिसंबर से सभी निकायों में जो प्रशासक है उन्हें तैनात कर दिया जाएगा। अब उनके तहत काम होंगे आगे, क्योंकि राज्य के सभी नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायतों का जो कार्यकाल खत्म हो रहा है, इसीलिए 2 दिसंबर से जो प्रशासक है वो कार्यभार को संभालेंगे। हालांकि इसके लिए जो अधिसूचना है वो भी फिलहाल जारी कर दी गई है। और सहयोगी सुनील और प्रभात हमारे साथ जुड़ गए। सुनील, जरा बताइएगा, क्योंकि देखा जा रहा है कि निकायों का कार्यकाल जो है वो आज खत्म होने जा रहा है, क्योंकि आज अंतिम और आखिरी दिन बताया जा रहा है, लेकिन इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है और साथ ही ये भी है कि 2 दिसंबर से सभी निकायों में प्रशासक तैनात हो जाएंगे। आगे क्या जानकारी? देखिए चांदनी, उत्तराखंड में करीब 84 नगर पालिकाएं, नगर निगम और नगर पंचायतें हैं जिनको आज 5 साल कंप्लीट होने जा रहे हैं। आज का जो दिन होगा ये नगर निकायों का अंतिम दिन होगा कार्यकाल का। इसीलिए कल से ये सारे निकाय जिलाधिकारियों के हवाले चले जाएंगे, यानी कि प्रशासकों के हवाले चले जाएंगे। इससे पहले आपने देखा कि कल जैसे देहरादून नगर निगम की बैठक हुई, आज भी बहुत सारे निकायों की मीटिंगें होंगी, क्योंकि आज अंतिम कार्यकाल है। तो बहुत सारी जो लोक लुभावन जो घोषणाएं हैं, जो योजनाएं हैं, उनको आज अमली जामा पहनाया जा सकता है। कल देहरादून नगर निगम की यहाँ पर मीटिंग हुई, उसमें बहुत सारे ऐसे प्रस्ताव पास किए गए। जो राज्य आंदोलनकारी हैं, जो देहरादून नगर निगम के क्षेत्र में रहते हैं, उनको जो शुल्क पड़ता है, आवासीय शुल्क, उससे उनको मुक्त कर दिया गया। तो इस तरह का ये आज, चूँकि आज अंतिम दिन है, तो आज भी ऐसे बहुत सारे नगर निकायों में, नगर पंचायतों में ये सब देखने को मिल सकता है। लेकिन अब अगले 6 महीने तक कम से कम आप ये मानकर चलिए कि जो प्रशासक हैं वो पालिकाओं में तैनात रहेंगे। इसके चलते लोकल बॉडी में जो भी विकास कार्य होते हैं ज़मीनी स्तर पर, ये कहा जा सकता है कि वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रभावित होंगे, क्योंकि अभी तक इसमें निर्वाचित प्रतिनिधि होते थे, अब इसमें प्रशासनिक अधिकारी इसमें बैठेंगे। इसमें भी जो रुड़की नगर निगम है उसमें ज़रूर मेयर बने रहेंगे। उसमें अगले साल दिसंबर में चुनाव होने हैं। इसके अलावा बाजपुर जो नगर पालिका है उसमें भी अगले साल जुलाई में इलेक्शन होने हैं। इसके अलावा जो 84 नगर पालिकाएँ हैं, नगर निगम हैं, नगर पंचायतें हैं लोकल बॉडी के, इनमें सभी में आज कल से प्रशासक नियुक्त हो जाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए सुनील। और चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे थे बागेश्वर में 2 बच्चों में इन्फ्लुएंजा के लक्षण पाए गए। बच्चों को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और बच्चों के सैंपल जांच के लिए भेज दिए गए हैं। सुशीला तिवारी अस्पताल हल्द्वानी भेजे गए सैंपल। दोनों बच्चों की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। सुशीला तिवारी अस्पताल से रिपोर्ट आने का इंतजार हो रहा है। दोनों ही बच्चे जिला अस्पताल में भर्ती हैं। तो बताते चले आपको, ये बड़ी खबर मिल रही है बागेश्वर से, जहां पर बताया जा रहा है कि 2 बच्चों में इन्फ्लुएंजा के लक्षण पाए गए हैं और बच्चों को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। बच्चों के सैंपल भी लिए गए हैं, जो कि सुशीला तिवारी अस्पताल में फिलहाल भेज दिए गए हैं। सैंपल को बच्चों की जो स्थिति है वो फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। सुशीला तिवारी अस्पताल में रिपोर्ट आने का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि 2 बच्चों में इन्फ्लुएंजा के लक्षण मिले हैं और दोनों ही बच्चों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। लेकिन अब इंतजार रिपोर्ट का किया जा रहा है कि कब रिपोर्ट आए तो पता चले जो लक्षण इन्फ्लुएंजा के 2 बच्चों में दिखे हैं, क्योंकि इसकी वजह से बच्चों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है।
और हमारे साथ बागेश्वर के सीएमओ डॉक्टर डीपी जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर डीपी, जरा बताइएगा, क्योंकि 2 बच्चों में जिस तरीके से इन्फ्लुएंजा के लक्षण मिले हैं, हालांकि सैंपल ले लिए गए हैं, अब रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, कब तक ये रिपोर्ट आएगी? जी, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। 2 बच्चे एक्चुअली इन्फ्लुएंजा के तो सीजनल केसेस में वो बढ़ जाते हैं, तो 2 बच्चे स्पेशली सौरभ एक लड़का 5 साल का और कृष्णा एक बिटिया है। जिससे तो उनकी हिस्ट्री ऑफ फीवर थी 5 दिन से 2 हफ्ते की, और खांसी और थोड़ा रेस्पिरेटरी डिस्टर्ब है, इनको हमने भर्ती किया है। और चूंकि स्टेट गाइडलाइंस के लिए आई है, उसके अकॉर्डिंगली हमने हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज का सैंपल भेज दिया वाइस आइसोलेशन के लिए। रिपोर्ट मोस्ट प्रॉब्ली मैम आज शाम तक आ जाएगी। डॉक्टर डीपी, एक सवाल और जानना चाहूंगी, जो इन्फ्लुएंजा के लक्षण होते हैं वो क्या क्या होते हैं वैसे? सिंपल होता है, हमारे पास फीवर है, सांस फूलने दिक्कत हो सकती है ना, स्पेशली रेस्पिरेटरी सिम्टम्स जो आ जाते हैं, और वो कुछ क्लिनिकल फाइंडिंग्स होती है जो डॉक्टर कर लेता है। इसलिए हमने यहाँ पे पूरा आईसी कर रखा है कि कोई भी आपको लगता है किसी भी गांव में किसी भी जगह जहाँ एक्सपेक्टेड बच्चों ज्यादा संख्या हो रही हो या उसको इन्फ्लुएंजा टाइप सिम्टम्स हो रहे हैं, तो वो तुरंत वो करे। और हमने पूरी व्यवस्था कर रखी है, हमारे पास ऑक्सीजन प्लांट लगे हुए हैं और पूरी बेड ऑक्सीजन है, मेडिसिन है हमारे। एटलीस्ट बागेश्वर में आई डोंट फील की कोई दिक्कत आने वाली है, और आज वायरस आइसोलेशन की रिपोर्ट आ जाएगी तो और भी हमारे लिए इजी हो जाएगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर डीपी, न्यूज़ 18 से बातचीत करने के लिए। उत्तरकाशी टनल में फंसे मजदूरों को निकालने के बाद उन्हें ऋषिकेश एम्स में रखा गया था। मेडिकल चेकअप में सभी मजदूर जो है वो पूरी तरह से फिट पाए गए हैं। मजदूरों को एम्स की मेडिकल टीम ने क्लियरेंस दे दी है, और जिसके बाद मजदूरों को उनके घरों को रवाना कर दिया गया। कई राज्यों की सरकारों ने अपने अपने मजदूरों के लिए इंतजाम भी किए। यूपी सरकार की तरफ से एक बस ऋषिकेश एम्स तक पहुंची थी, जो कि मजदूरों को जॉली ग्रांट एयरपोर्ट तक लेकर गई। उसके बाद उन्हें हवाई जहाज से आगे ले जाया गया, और इसी तरह अन्य राज्यों की सरकारों ने भी अपने अधिकारियों को तैनात किया था और मजदूरों को उनके घरों को भेजा गया। हालांकि मजदूरों का कहना यह है कि वो जल्द ही टनल में बचे हुए काम को पूरा करने के लिए लौटेंगे। उत्तरकाशी टनल के अंदर 17 दिन से जो मजदूर फंसे हुए थे, उसके बाद सफल ऑपरेशन के बाद उन्हें बाहर निकाल लिया गया है। अब पहली बार टनल के अंदर का वीडियो सामने आया है, जिसमें साफ दिख रहा है कि कैसे मजदूरों ने 17 दिन बंद टनल के अंदर काटे हैं। उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल के अंदर बेहद मुश्किल हालात में 41 मजदूरों ने 17 दिन काटे। टनल पूरी तरह से बंद थी और सिर्फ उम्मीद थी कि बाहर निकल जाएंगे। अब टनल के अंदर मजदूरों ने कैसे वो 17 दिन काटे, क्या अंदर हो रहा था, पहली बार उसका वीडियो सामने आया है। टनल के अंदर लाइट्स के इंतजामात काफी अच्छे थे, लिहाजा मजदूरों को अंधेरे को लेकर कोई परेशानी नहीं थी। मजदूरों के लिए पानी भी मौजूद था, साथ ही साथ प्लास्टिक शीट्स थी जिन्हें बिछाया गया था और उन्हें ओढ़ने के काम में भी लाया जा रहा था। पाइप से खाना आता है, हम लोग खाते हैं इस पाइप से। ये हमारा बेड है, ये खाना का यहाँ रखते हैं, पानी है। इधर जो मुंह बंद हुआ है, हम लोग फंसे हैं यहाँ पे, अंदर में हैं। 8 दिन हो गए आज मिला के। टनल के अंदर फंसे मजदूर ने ही बताया कि कैसे अचानक टनल बंद होगी और तब वो क्या कर रहे थे। हो गया, फिर से आ रहे थे, उधर से आ रहे थे हम लोग निकलने के लिए, छुट्टी का टाइम, तो अचानक बंद हो गया, गिर गया। ये हाइड्रा से आ रहे थे हम लोग, सीढ़ी उड़ी रखे हैं निकलने के लिए पाइप घुसाने से। हम लोग 40 बंदा फंसे हुए हैं। टनल के अंदर पीने के पानी की कोई दिक्कत नहीं थी, इसके लिए बोलेरो गाड़ी अंदर थी, उसका इस्तेमाल हो रहा था, जबकि सोने और बिछाने के लिए प्लास्टिक शीट्स को यूज किया जा रहा था। एक गाड़ी से पानी लाया जाता है, हम लोग पीने के लिए, वहाँ फिर से आता है पानी। टोटल 40 बंदा फंसे हुए हैं।
टनल ऑपरेशन के कुछ दिन बाद वहां खाना भी भेजा जा रहा था। टनल के अंदर खाना स्टोर किया गया था। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि बोतल में भेजी गई खिचड़ी है। खिचड़ी के कई बोतल वहां पर रखे गए हैं। बोतल में भरकर फॉइल पेपर में लपेटकर रोटियां भी पहुंचाई गई और यहां तक कि सलाद भी फॉइल पेपर में लपेटकर मजदूरों तक पहुंचाया गया। इसके अलावा अंडे मजदूरों तक पहुंचाए गए, केले भेजे गए, सेब और संतरे भी अंदर भेजे गए और साथ ही साथ ड्राई फ्रूट्स भी अंदर भेजे गए ताकि मजदूर सुरक्षित रहें, मजबूत रहें और उन्हें स्टोर करके रखा गया था। मजदूरों को खाने का सामान ज्यादा मात्रा में भेजा जा रहा था क्योंकि किसी वजह से सप्लाई पाइप बंद होती तो भी मजदूरों को लंबे समय तक दिक्कत नहीं होती। और इसी तरह 17 दिन टनल के अंदर मजदूरों ने काटे, जो उनकी मजबूत मानसिक स्थिति और जिजीविषा को दिखाता है और उनकी हिम्मत और जज्बे को अब सभी सलाम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सीएम पुष्कर सिंह धामी कल हल्द्वानी के दौरे पर रहे और यहां उत्तरकाशी के सफल टनल रेस्क्यू के बाद सीएम धामी ने एक रोड शो भी किया है। सीएम धामी ने उत्तरकाशी में सिलक्यारा सुरंग के अंदर फंसे सभी 41 श्रमिकों को सफल और सुरक्षित निकाले जाने के बाद हल्द्वानी में रोड शो किया है। इस दौरान कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या भी मौजूद थे। तो तस्वीरें लगातार आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं और किस तरीके से रोड शो किया गया और दूसरी तस्वीर वो भी आप देख रहे हैं जब 41 मजदूरों को उस टनल से बाहर निकाला गया। हालांकि बताया जा रहा है कि इस रोड शो के दौरान कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या भी सीएम के साथ मौजूद रहे। उत्तरकाशी टनल की चर्चा अब देश भर में है। इसके बाद भी ये बहस भी शुरू हो गई है कि हिमालय में इस तरह के निर्माण कितने जरूरी हैं और कितने खतरनाक। रिपोर्ट देखिए। सिलक्यारा टनल रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच देहरादून में डिजास्टर मैनेजमेंट पर शुरू हुए वैश्विक सम्मेलन में भी सिलक्यारा से लेकर हिमालय और आपदा का मुद्दा छाया रहा। कई एक्सपर्ट्स का मानना था कि हिमालयन रीजन में लैंडस्लाइड जैसी आपदाएं आती रहती हैं, पहाड़ बनते और बिगड़ते रहते हैं, लेकिन हम यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम करते हैं तो हिमालय के पर्यावरण को समझते हुए बेहतरीन इंजीनियरिंग के जरिए हम सिलक्यारा जैसी आपदाओं से बच सकते हैं। है कि आपके पास इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस हैं कि आप चीजों को अच्छी तरह से कर सकते हैं। बस जैसा मैंने पहले कहा कि आपका एक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म होना चाहिए, चीजों को अध्ययन करके काम करना चाहिए, उसकी शायद ज्यादा जरूरत है। ग्लोबल टू लोकल वाला, क्योंकि लोकल कम्युनिटीज का पार्टिसिपेशन, अगर डीआरआर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए लोकल कम्युनिटीज का पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। तो उसमें भी लद्दाख, अरुणाचल, फ्रांस, दुनिया भर के लोगों का, ऑस्ट्रेलिया, उनका पार्टिसिपेशन रहा है। साइंटिस्ट का कहना था कि रोड इंफ्रा के लिए टनलिंग सुरक्षित माध्यम है। जब टिहरी बांध बना था तब भी लोगों ने आशंकाएं जताई थी, लेकिन पर्यावरण और वहां की परिस्थिति को देखकर संवेदनशील रहना होगा। इकोनॉमी और इकोलॉजी में बैलेंस बनाते हुए आगे बढ़ा जा सकता है कि जब हम जरूरत देख रहे हैं तो हम उसके साथ साथ पर्यावरण और वहां की जो परिस्थितियां हैं उसको भी के प्रति भी हम लोग थोड़ा सा संवेदनशील रहें और उसके अकॉर्डिंग टू इस तरह का डेवलपमेंट करें। आपदा प्रबंधन को लेकर चल रहे इस वैश्विक सम्मेलन में 50 से ज्यादा देश भाग ले रहे हैं। इसमें हेल्थ इमरजेंसी, क्लाइमेट चेंज समेत कई ग्लोबल मुद्दों पर चर्चा हो रही है, लेकिन हिमालय, उसकी चुनौतियां और खास तौर पर सिलक्यारा सेंटर पॉइंट बनी रही। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। जोशीमठ में पिछले साल हुए भूधसाव के बाद केंद्र सरकार से बड़ा राहत पैकेज मिला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति ने जोशीमठ के लिए 1658 करोड़ से ज्यादा की योजना को मंजूरी दी है। जोशीमठ भूस्खलन और जमीन धंसने से प्रभावित हुआ थे, जिसके बाद एनडीएमए समेत कई तकनीकी एजेंसियों ने कार्रवाई कर एक रिकवरी योजना तैयार करने में राज्य सरकार की मदद की है। राज्य सरकार राहत के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष से 126 करोड़ और राज्य के बजट से 451 करोड़ रुपए देगी, जिसमें कि पुनर्वास के लिए 91 करोड़ 82 लाख रुपए भूमि अधिग्रहण लागत भी शामिल है। और इस योजना को 3 सालों में लागू किया जाएगा, जिसके बाद जोशीमठ एक बेहतरीन उदाहरण बनकर उभरेगा।
जोशीमठ में भूधसाव की आफत के बाद एशिया की सबसे लंबी रोपवे बंद की गई है। रोपवे कब चालू होगी, इस पर अभी संशय बरकरार है। देखिए रिपोर्ट। जनवरी 2022 को जोशीमठ के 5 वार्ड भूस्खलन की जद में आ गए थे। मकानों पर दरारें पड़ गई, होटल को तोड़ना पड़ा। तो वहीं जोशीमठ से ओली को जोड़ने वाली रोपवे को 5 जनवरी 2022 से पर्यटकों के लिए बंद करना पड़ा। लेकिन विंटर सीजन शुरू होने के बाद भी रोपवे को ठीक नहीं किया गया और विंटर सीजन में रोपवे ठीक नहीं होता है तो पर्यटन कारोबार से जुड़े हुए कारोबारियों और पर्यटन विभाग को करोड़ों का नुकसान हो सकता है। 11 महीने पहले पिछले 5 जनवरी को भूधसाव के कारण जन दबाव में इसे बंद कर दिया गया था। तब से ही अभी तक बंद है और उस दिशा में अभी तक कैसे इसको चलना है, कहां से इसको अलाइनमेंट चेंज होना है या मरम्मत करके चलना, इस दिशा में GMVN स्तर पर भी किसी प्रकार की कोई वार्ता नहीं चल रही है। क्रिसमस और न्यू ईयर मनाने के लिए सैलानियों ने होटल बुक करने शुरू कर दिए हैं और बर्फबारी होते ही पर्यटकों का रुख पहाड़ों की तरफ होगा। लेकिन पर्यटक ओली कैसे पहुंचेंगे, ये भी सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि बर्फबारी के बाद ओली की सड़कों पर बर्फ जम जाती है, जिससे पर्यटकों को काफी दिक्कत होती है और सैलानियों को ओली पहुंचने के लिए एकमात्र साधन रोपवे ही होता है। लेकिन रोपवे भी बंद है। पर्यटकों की बुकिंग तो अच्छी आ रही है, लेकिन एक चीज की समस्या हो सकती है शायद कि रोपवे, अगर रोपवे नहीं चलेगा तो टूरिस्ट ओली कैसे पहुंचेगा, ये सबसे बड़ी समस्या हो रही है। अगर रोपवे पे कुछ निर्णय जल्दी आ जाता तो शायद जोशीमठ के हित के लिए बहुत अच्छा होता। ओली में बर्फबारी के बाद नज़ारे सुंदर हो जाते हैं और इन्हीं सुंदर नज़ारों को देखने के लिए पर्यटक ओली पहुंचते हैं, लेकिन एशिया की सबसे लंबी रोपवे बंद है। ये कब ठीक होगी, ये सवाल अभी भी बना हुआ है। चमोली से न्यूज़ 18 के लिए नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। हल्द्वानी में आयोजित ईजा बैणी महोत्सव से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्य को विकास योजनाओं का तोहफा दिया है। सीएम धामी ने राज्य भर में 713 करोड़ की विकास योजनाओं की शुरुआत की। सीएम धामी ने दावा किया है कि इन योजनाओं से राज्य विकास की दिशा में आगे बढ़ेगा। आज जो है ये कई हजार करोड़ की योजनाएं हैं और निश्चित रूप से ये सारी योजनाएं जो है हमारी आज जहां नैनीताल जनपद को उसी के साथ प्रदेश को भी विकास का एक नया रास्ता और राज्य को आगे बढ़ाने का काम। डीआरडीओ ने सेना की जरूरतों के लिहाज से एक बाइक एम्बुलेंस इजाद की है, जिसे पहाड़ों के लिहाज से भी बेहतरीन माना जा रहा है। देहरादून में चल रहे वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट में इस बाइक एम्बुलेंस को प्रदर्शनी में रखा गया। उद्घाटन पर जब सीएम पुष्कर सिंह धामी यहां पहुंचे थे तो उन्होंने भी बाइक एम्बुलेंस के इस मॉडल की जमकर तारीफ की थी। मौजूद हैं डीआरडीओ के साइंटिस्ट। डीआरडीओ ने एक रक्षिता बाइक इजाद की है जिसका मकसद है आर्मी को मदद पहुंचाना या फिर टफ टेरेन में आर्मी के लिए मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराना। लेकिन यहां पर हम आपको बताना चाहेंगे कि ये रक्षिता बाइक, ये मॉडल एम्बुलेंस का पहाड़ों में बेहद लाभदायक सिद्ध हो सकता है, खासकर जहां पर अप डाउन है, उबड़ खाबड़ टेरेन है। हमारे साथ डीआरडीओ के साइंटिस्ट हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर अमित आलोक है। आलोक जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि जो आप लोगों ने ये नया मॉडल इजाद किया है, ये किस तरह से फंक्शन करता है और किस तरह से ये बेनिफिशियल हो सकता है? ये बाइक एम्बुलेंस ये हमने डिज़ाइन किया है एक नॉर्मल बुलेट बाइक पे, 350 सीसी के बुलेट बाइक पे ये बाइक एम्बुलेंस हमने डिज़ाइन किया हुआ है, जिसमें कि पेशेंट लेट ऐसे जा सकता है, चाहे इंजर्ड पेशेंट हो, कैसे इवन प्रेग्नेंट वुमेन भी यहाँ जा सकती है। इनका सारे वाइटल्स कहते हैं कि EEG, ECG, ब्लड प्रेशर, हार्ट मॉनिटर, ये जो तार आप देख रहे हैं इस तार से ये सारा कुछ डिस्प्ले होता रहेगा और वहाँ ड्राइवर देख सकता है कि क्या वाइटल्स उसके जा रहे हैं और ये सारा कंसर्न हॉस्पिटल में भी ट्रांसमिट होता रहेगा सिग्नल। मीन्स इसका मॉनिटर भी साथ साथ होगा बाइक? बिल्कुल, मॉनिटर साथ होगा, जिस मॉनिटर पे सब कुछ ड्राइवर भी देख सकता है और जो हॉस्पिटल है टर्शियरी केयर हॉस्पिटल, वहाँ भी ये सिग्नल ट्रांसमिट होता है, जो कि डॉक्टर अगर इंटरवेन करना चाहे, कोई दवाई बतानी चाहे तो दवाई हम सलाइन ड्रिप के जरिए
पेशेंट को दे सकते हैं। साथ ही साथ इसमें एक ऑक्सीजन सिलेंडर भी है जो कि अभी 45 मिनट्स तक पेशेंट को ऑक्सीजन सप्लाई कर सकती है। इतना समय काफ़ी है पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाने में, हॉस्पिटल पहुंचाने में। तो और साथ ही साथ इसने एटलीस्ट 2 लोगों की सीआरपीएफ के जवानों की नक्सल एरियाज में जो कि बुलेट इंजर्ड थे, कोई गाड़ी वहाँ उन तक पहुँच नहीं पा रही थी, ये बाइक ने जान बचाई है उनकी। हमने 21 बाइक सीआरपीएफ को दी हुई है, वहाँ बीएसएफ से भी डिमांड है और अरुणाचल प्रदेश में भी दिया हुआ है बाइक, तो काफ़ी डिमांड है इसकी। रक्षिता बाइक जिस तरह से ये आर्मी के पर्पस से बनाई गई है, लेकिन उत्तराखंड जैसे हिल एरिया में ये बेहद लाभदायक साबित हो सकती है, जहां पर संकरी गलियां हैं तो पहाड़ का उबड़ खाबड़ हिस्सा है। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ सुनील नौपरवात, न्यूज़ 18 देहरादून। कालाढूंगी में एक बच्ची को गुलदार ने मौत के घाट उतार दिया है। तब से इस गुलदार को पकड़ने की कवायद की जा रही है। वन विभाग ने यहां 2 दिनों में 2 गुलदार को पकड़ा है, जिसमें से आज आपको बताते चले कि गुलदार पकड़ा गया था कल। वो तस्वीरें भी आप देख रही हैं, लेकिन इससे भी किस गुलदार ने बच्ची पर हमला किया था इसकी पहचान नहीं हो सकी। दोनों गुलदारों के सैंपल लैब भेज दिए गए हैं, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा कि कौन सा गुलदार बच्ची की मौत का कारण बना था। आगे भी खबरें जारी हैं, यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ।